नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के शराब घोटाले पर एक बार फिर सियासी तकरार पड़ गई। एक बार फिर कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान वाली लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला था। जांच एजेंसी ने तीसरी बार उन्हें समन दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उल्टा चिट्ठी लिखकर ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। साथ ही राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्तता की दलील दी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से रोकने की साजिश की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर अब दवा घोटाले का भी आरोप लगा दिया है। आज हम इससे जुड़े तमाम पहलुओं और इस पर हो रही सियासत पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन पहले आपको समझाते हैं आखिर शराब घोटाले पर इतना हल्ला क्यों है। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। आरोप है कि उस नई नीति के आने के बाद कारोबारियों को फायदा हुआ और सरकार की आमदनी घट गई। दिल्ली में पुरानी शराब नीति के तहत शराब की 750 मिलीलीटर की जो एक बोतल थी, उसकी औसतन कीमत 530 रुपए थी, जो नई नीति में बढ़कर 560 रुपए हो गई। रिटेल कारोबारी का मुनाफा पुरानी नीति में 33 रुपए हुआ करता था, जो नई नीति में 363 रुपए हो गया। सरकार का राजस्व पुरानी नीति में 329 रुपए हुआ करता था, जो नई नीति में सिर्फ 4 रुपए के करीब रह गया। अब आपको बताते हैं केजरीवाल को कब कब ईडी का समन मिला, पेश नहीं हुए, कौन सी दलील दी। पहली बार 2 नवंबर को पेश होना था, नहीं हुए, चुनाव में व्यस्तता की बात। दूसरी बार, ये पिछले साल की बात है, 21 दिसंबर को पेश होना था, तब उन्हें 10 दिनों के लिए विपश्यना, जो वो विपश्यना करते हैं, उस पर जाना था, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। तीसरी बार 3 जनवरी को 2024 इस साल उन्हें पेश होना था, लेकिन वो नहीं पेश हुए। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताया। कहा कि राज्यसभा चुनाव गणतंत्र दिवस में मैं बिजी हूं। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आपको डर है कि केजरीवाल जेल के अंदर है, जा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। खुद आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि साजिश रच रहे हैं कि मुझे बुलाएं और फिर पूछताछ के बहाने ईडी दफ्तर में जब पहुंचूं तो मुझे अरेस्ट कर ले। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। कट्टर ईमानदारी वाली लड़ाई पुरानी है, लेकिन तेवर नया, कलेवर नया है। ईडी के तीसरे समन पर भी दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी को चिट्ठी भेजी, वीडियो संदेश जारी करके समन को गैर कानूनी बता दिया, तो बीजेपी ने कह दिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे। मामला शराब घोटाले का है। उसी मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे है। जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करना चाहती है। 3 बार समन भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार समन में कुछ न कुछ तकनीकी गलती बताकर या फिर अपनी व्यस्तता की दलील देकर पेश नहीं होते। अब कह रहे हैं कि मकसद जांच करना नहीं, लोकसभा चुनाव में प्रचार से मुझे रोकना है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? ये एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। बात शराब घोटाले में ईडी के समन की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे सियासी रंग देने से नहीं चूकते। बीजेपी को घेरते हैं। बुधवार की रात से आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे कि सुबह अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ने वाला है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। गुरुवार की सुबह पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जमा होने लगे। फिर पता चला ईडी का इरादा ना तो रेड का है और ना ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का, बल्कि जांच एजेंसी चौथा समन जारी करने वाली है। इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे।
लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। वैसे शराब घोटाले के बाद अब बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक पे गड़बड़ी का भी आरोप लगा रही है। कहती है दारू के साथ दवा घोटाला भी हुआ। मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। केजरीवाल भले ही कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार अदालत को अभी तक ये समझा नहीं पाई कि शराब घोटाले के नाम पर बेईमानी नहीं हुई है। शायद तभी मनीष सिसोदिया करीब 10 महीने से जेल में है। कोर्ट ने अभी तक उन्हें जमानत नहीं दी और ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल पेश होने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जैस्मिन शाह हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है कि यह सियासी कोशिश है आपकी पार्टी की तरफ से कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए ताकि वो प्रचार ना कर पाए 2024 के लिए। आपका जवाब इस पर? अंजना जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज बच्चा बच्चा जान गया है कि कट्टर बेईमान पापी आपका कोई कन्वीनर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये कट्टर बेईमान व्यक्ति है और मैं आपको वजह बताता हूं। मैं अभी इस संबंध पे आऊंगा, उनकी चिट्ठी पे आऊंगा, आपको विधिक पहलू भी सारे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए 2013 में अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है जिसमें वो जनता से पूछ रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हो उसको केवल इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि आरोप लगने पे इस्तीफा दे दो, आज जो हमारी जांच एजेंसी हैं जो कानून संगत काम कर रही हैं उसके समक्ष जाने में थरथर कांप रहे हैं। डर लग रहा है उनको। और डर क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, शराब घोटाले के किंगपिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। और ये बात भी अंजना जी जग जाहिर है, 10.5 महीने हो गए पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल दे रहे थे मनीष सिसोदिया को, वो कट्टर बेईमान निकले और सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और पीएमएलए कोर्ट, सभी न्यायालयों ने उनको बेल नहीं दी। संजय सिंह, इनको बेल नहीं दी, ये 3 महीने से जेल में है। विजय नायर, जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपना बच्चा बता रहे थे विभिन्न लोगों से कि दलाली करूंगा तो अपने बच्चे के हाथ में रुपया रखवा के करूंगा, उसको बेल नहीं दी। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल की ये गैर कानूनी समन है। अंजना जी, पहली बात, अगर ये गैर कानूनी है, मैंने मान लिया, चलिए गैर कानूनी है ना, केजरीवाल जी न्यायालय जाइए। पहला समन जो आपको आया था केजरीवाल जी, वो आए हुए भी आपको 2 माह से ज्यादा का समय हो गया है, आप न्यायालय जाते। ये सारे समन जो आ रहे थे इनको रद्द करा लेते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ईडी मुझे ये नहीं बताती कि मुझे विटनेस के तौर पे बुला रही है या ये बुला रही है एक्यूज के तौर पे। अंजना जी, क्या आपको मालूम है समन जो होता है ईडी का, ये वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा, वो प्रोफॉर्मा होता है।
चाहे कोई व्यक्ति हो, कानून की नजर में हर कोई बराबर है। ठीक है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि भैया तुम ये हो, फलाना हो, इसलिए बुलाया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको विधिक जानकारी दे दूं, पूरा देश देख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है विटनेस करके बुलाया आपने, आपके मन में सवाल है, पूछना चाहते हैं, 3 सवालों के उत्तर दिए और आपको लगा अरे ये तो आरोपी है, तो ये जांच एजेंसी ईडी के पास भी शक्तियां हैं, प्रदत्त हैं उनमें, कि वो अरेस्ट वही कर सकती हैं। इसलिए समन में ये जानकारी होती नहीं है। तीसरी बड़ी बात, हाँ। अंजना जी, मैं कहता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दो। अरविंद केजरीवाल को डर क्यों लग रहा है? अगर चोरी नहीं करी, ईडी के समक्ष जाएं, सारी बात रख दें और लौट आए। अब ये कौन सा बहाना है कि विपासना योग कर रहा हूं, कभी कहते हैं असेंबली के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वहां स्टार कैंपेनर बने थे, नोटा से कम वोट आए, अब बता रहे राज्यसभा चुनाव में मैं व्यस्त हूं और लोकसभा चुनाव के लिए मुझे रोका जा रहा है। अंजना जी, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव अभी 2 माह दूर है, ठीक है, मार्च में होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? कौन सी जांच एजेंसी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के शेड्यूल के हिसाब से चलती है? नहीं अंजना जी, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। अब वो पिंजरे का तोता नहीं है जैसे कांग्रेस के समय में थी, वो बाज बन गई। और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को ये पता है। ठीक है गौरव जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए। उनका भविष्य ठीक है जैस्मिन जी, अब आप जवाब दीजिए। सवाल एक बेसिक है, एक ऐसी पार्टी जो तमाम नेताओं पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के गंभीर आरोप लगाती थी, वो ईडी की पूछताछ से आखिर क्यों भागती फिर रही है, ये कहकर कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट गलत होगा तो फिर कोर्ट उसे गलत मानेगा। और एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे और पूछना चाहती हूं, आपकी इजाजत है ना? थोड़ा आपको परेशान कर सकता है ये सवाल, इसलिए पूछ रहे हैं। जैस्मिन जी, पूछ लूं? नहीं, बिल्कुल पूछिए अंजना जी, आपका पूरा हक है। आप मीडिया में, हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि बुरा मानते हैं सवाल। याददाश्त पे आपको जोर डालना पड़ेगा क्योंकि 2013 की बात है। मुझे जरूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने तब बड़ा आरोप लगाया था शीला दीक्षित पर, बहुत सारे आरोप लगाए थे। उनमें से एक आरोप था कि उनके घर में बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। क्या आपको अब याद है? क्योंकि उसको भ्रष्टाचार से उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मेरा कलेजा फटता है कि 40% दिल्ली की जनता झुग्गी में रहती है और उनके घर में इतने सारे एसी लगे हैं। क्या आपको याद है क्या कहा था उन्होंने? कितने एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर में? 2 प्रश्न है मेरे। बिल्कुल अंजन जी, पहले मैं शुरुआत में 1-2 टिप्पणी भाजपा पे करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के ऊपर कही, लेकिन मैं पहले कह दूं कि आज देश में भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी और बेशर्म पार्टी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जब देखो विपक्षी पार्टियों नेताओं को भ्रष्टाचार पे नसीहत देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कतई नहीं देंगे कि देश के जितने भी बड़े दागी नेता थे जो दूसरे दलों में थे, हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, नारायण राणे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अब छगन भुजबल भी हैं, अजीत पवार भी हैं, इन सारों को आप भाजपा में लेके आते हो और इन सारों के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, नए केस डालना तो छोड़ दीजिए, जो पुराने केस चल रहे थे वो दबा दिए जाते हैं। एक समन्स तक जारी नहीं हुआ और आपकी ये हिम्मत हो रही है कि कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी इन्वेस्टिगेशन से बच रही है। 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन का सामना आम आदमी पार्टी कर रही है। सैकड़ों विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, 1000 से ऊपर रेड हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी खुद सीबीआई के समन्स के जवाब में गए थे, पूछताछ हुई, 8 घंटे पूछताछ हुई। तो हमने हर स्टेज पे कोऑपरेट किया है। अगर आज कोई इन्वेस्टिगेशन से बच रहा है वो भाजपा है और भाजपा के कट्टर बेईमान नेता जो सारे एक साथ भाजपा में आ गए और उनको निरमा वॉशिंग पाउडर से भाजपा ने धो दिया है और अब ये पाक साफ हो गए हैं। आ जाते हैं कि अब ईडी के समन्स का हमने क्यों विरोध किया है। देखिए, हम हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है अंजना जी, बशर्ते वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। ईडी कोई देश के संविधान से ऊपर नहीं है। आम आदमी और आम नागरिक होने के कारण हमारा क्या, आज मुझे अगर पुलिस लेके जाती है तो मैं जरूर पूछूंगा कि आप किस हैसियत से मुझसे ले जा रहे हो, किस केस में, और एज अ विटनेस या एज अ अक्यूज आप मुझे ले जा रहे हो। और अगर इतने बेसिक सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीने से जब ईडी का समन्स आया था तो लंबे चौड़े हमने लीगल रिस्पॉन्स भी भेजा है। ईडी अगर बहुत ही उसकी नीयत साफ है तो ये 2 पन्ने का जवाब दे देती अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का। पूरी तरह से चुप है। इनका मकसद यह है कि बस 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में कभी अरविंद केजरीवाल जी याद नहीं आए। अब लोकसभा के चुनाव सर पे है, पता है उन्हें कि पंजाब और दिल्ली में ये बुरी तरह से हार रहे हैं।
अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करे तो डालिए उनको जेल के अंदर और फिर विपक्ष मुक्त भारत में लोकसभा चुनाव हो, और यही इनका कारण मेरे ख्याल से आज देश के सामने ये सच उजागर हो रहा है। एसी नहीं बताया आपने कितने थे शीला दीक्षित के? नहीं, अब मैं इस पे आता हूं। अंजना जी नहीं, देखिए, आज लेट अस नॉट रिविलाइज ये जो कॉन्वर्सेशन है कि घोटाले के ऊपर हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि काला धन भी मैं भगा दूंगा, इन्होंने तो पिछले एक नहीं है ना, क्योंकि इसी वजह से संदीप दीक्षित भ्रष्टाचार की आज भी कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग हो। जैस्मिन जी, लेट मी मेक अ पॉइंट, इसी वजह से संदीप दीक्षित आज भी आपको एक ऐसी याद आ रहा है, संदीप दीक्षित आज भी अपनी मां की वजह से कांग्रेस पार्टी की लाइन से 70,000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप अलग हटकर बोल रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। संदीप दीक्षित आज भी अलग हटकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मां की पूरी छवि को दिल्ली में जिस तरह से पूरे आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया था, वो मानते हैं कि उनकी मां की छवि के साथ नाइंसाफी हुई है। वो मानते हैं कि उन आरोपों में कुछ निकला नहीं। वो मानते हैं कि जितने भ्रष्टाचार के मामले लगे थे और कहा गया था कि सब कुछ खुलासा हो जाएगा, उसमें कुछ भी केस तो बना नहीं फाइनली शीला दीक्षित पर। लेकिन अब खैर उनकी मां रही नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसलिए ये प्रश्न रेलेवेंट है। जैस्मिन जी। अंजना जी, इन सारे केसेस की क्या इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी सरकार ने करी है? सारी इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी तमाम कानून व्यवस्था आप बखूबी जानती दिल्ली में केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना चाहिए भाजपा के ऊपर कि क्या इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम स्कैम है, सीएनजी स्कैम है, क्या उस पर पूछताछ होने दी या नहीं होने दी? हमारा केवल सवाल यह कि आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करिए, स्वागत है। 2 साल से कथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंजना जी, 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी केस होगा जहां पे हजारों रेड हो चुकी है, 1 नए रुपए का सबूत नहीं मिलता है, कोई पुख्ता रिकवरी कोई कहीं होती नहीं है। लेकिन आप एक के बाद एक सारे नेताओं को जेल में डालना शुरू कर देते हो। ये मेरे ख्याल से आज देश को समझना चाहिए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईडी बंद, ये पिंजरे में बंद तोता था पहले, अरे आज तोता बाहर निकल गया, लेकिन आंख आपने एक बंद कर दी है तोते की। सत्ता पक्ष में जितने भी दागी नेता हैं उनको तोता देखता ही नहीं है, केवल और केवल विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए आपने ईडी और सीबीआई का काम कर दिया है। और आज ही मेरे ख्याल से देश का बच्चा जान चुका है। एक बार अतुल लोंढे पाटिल बोले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव भाटिया जी। अतुल लोंढे पाटिल जी, एक समझ तक आपको जारी अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत नहीं है जी। छगन भुजबल पे आप एक समझ जारी करके दिखाइए, हेमंत बिश्वा शर्मा पे एक समझ जारी करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आप में हिम्मत है। ठीक है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अतुल लोंढे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि आपकी दिल्ली इकाई तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रही है कि उन्हें जांच के लिए जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, लेकिन पार्टी, नेशनल पार्टी क्या सोच रही है इस पर? ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार? देखिए अंजना जी, कुछ सवाल मैं आज खड़े करना चाहता हूं आपके इस शो के माध्यम से। भारत की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि तोते की बात निकली है और तोते में इस सरकार की जान है। पहले तोता पिंजरा में था, नहीं था, वो बात नहीं है, लेकिन तोते में इस सरकार की जान है। वो कैसे मैं बताता हूं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह संस्था सरकार के तहत काम करती है। ऑटोनॉमी वगैरह छोड़ दो, अभी वो खत्म हो गया सब। उसने कहा है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर 100% का घोटाला हुआ है। 18 करोड़ किलोमीटर के रोड पे 250 करोड़ जो है वो खर्चा किया गया है। आयुष्मान घोटाला उन्होंने निकाला है, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ दिखाकर एक नंबर पे 7,50,000, दूसरे नंबर पे 9,999 जो है वो लोग दिखाकर, लाभार्थी दिखाकर वो खर्चा किया गया है। अंजना जी, इनके घर में ईडी कब जा रही है? जो टोल है वो टोल में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लोगों से पैसा छीना है। उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे ईडी कब जाने वाली है? ये सवाल का जवाब भाजपा ने न तब नहीं दिया था, बल्कि जिन लोगों ने ये ऑडिट लिखा, परफॉर्मेंस ऑडिट जिन्होंने लिखा, प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, पीएसयूज के, तो वो 3 लोगों का ट्रांसफर हो गया। मुर्मू जी जो है इन्हीं के है, गुजरात कैडर से आए थे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर उन्हें कैग बनाया गया। उनके निगरानी में ये रिपोर्ट बना है। और इसमें गडकरी ने झूठ बोला था कि नहीं उन्होंने रिपोर्ट समझा नहीं है। पहला एक रिपोर्ट बनता है, रिकंसिलिएशन का मीटिंग उस डिपार्टमेंट के साथ होता है,
रिकंसिलेशन में ये सवाल खड़े किए जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, और जब रिकंसिलेशन नहीं होता, जब सवाल के जवाब के सवाल नहीं मिलते, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर वो रिपोर्ट में फाइनली आता है तो इसके यहाँ ईडी कब जाने वाली है। ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, कभी क्या, मैं तो रोज ही आता हूं ना, कभी क्या देखना है, जवाब दो ना, ईडी कब जाने वाली है। मैं जवाब लूंगी इसका, मैं जवाब लूंगी। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए, एक बात है, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसकी लीगैलिटी फॉलो करना चाहिए। केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए अगर कार्रवाई होती होगी तो फिर वो घोटाले की जांच नहीं है। आप इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो। भारत के 70 साल के इतिहास में अंजना जी, आपके सामने ये सवाल जरूर खड़ा करूंगा, सारे विपक्ष को बाहर कर इतने महत्वपूर्ण बिलों को पास कर दिया गया है जो रोका भी जा सकता था, जिसपे चर्चा होनी जरूरी थी, लोगों के सामने सच क्या है, गलत क्या है, इसका विचार विनिमय न कर इस तरह से बिल पास किए गए, और फिर ड्राइवरों ने हड़ताल की और एक दिन में कहना पड़ा कि हमने इसका भी नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। ये भी कहां तक सही है? और गौरव जी जवाब दीजिए। एक तो वो पूछ रहे हैं कैग रिपोर्ट पर जो प्रोजेक्टेड खर्च था और जो अल्टीमेट खर्च हुआ उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में आपकी ईडी कब कार्रवाई करेगी, और पूछ रहे हैं जैस्मिन शाह, इसका भी जवाब दे। छगन भुजबल, अजित पवार, ये तमाम ऐसे लोग थे ना जिन पर आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे भाई सुबह से शाम तक, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी में आ गए तो गंगा नहा लिए। देखिए अंजना जी, मैं आपको कुछ तथ्य और रख देता हूं। जब लाख भ्रष्टाचारी मरते हैं तब एक कांग्रेसी पैदा होता है, और आपको मालूम है कि कांग्रेसी क्या है? भ्रष्टाचार खुद अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को देख लेता है तो उनके पैर छूता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी कोई है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाता हूं। ये दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने ये सार्वजनिक एक ट्वीट किया और कहा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत। अनिल चौधरी बोले, सीएम केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या मजबूरियां हैं? ये घमंडिया में क्या आए, गजनी बन गए, याददाश्त चली गई? तो ये तो इनकी इकाई का स्टैंड है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ठीक है और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। दूसरी बात, कैग रिपोर्ट, विश्व में कोई राजनीतिक परिवार, अजित पवार, अंजना जी अपने तरीके से उत्तर दूंगा, मैं दूंगा, उस पर मैं दूंगा, वो मैं वादा करता हूं मैं दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरीके से दूंगा, बीच में मत टोकिए प्लीज। दूसरी बात, भारतीय राजनीति क्या विश्व की राजनीति में कोई ऐसा परिवार नहीं है कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी जैसे गांधी परिवार है। 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये देखिए, ये आदेश हाथ में प्रमाण जवाब लेके इसी भाषा में मिलेगा। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले के तथ्य देखते हुए इसको निरस्त हम नहीं करेंगे। ये दूसरी बात। अब मैं पहले आपके सवाल पे आ जाता हूं जो जैस्मिन शाह ने भी उठाया। 14 पार्टियां राजनीतिक द्वेष से मुकदमे हो रहे घमंडिया के सारे गुटों पे सर्वोच्च न्यायालय गई थी कि नहीं अंजना जी? या तो कहा जाए कि आज तक और ये पापी आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका निरस्त करी और मैं भाजपा के जो नेताओं के नाम लिए गए, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहला नाम इन्होंने लिया हिमंत बिस्व शर्मा का। हिमंत बिस्व शर्मा आरोपी नहीं है और वो गवाह है और कोर्ट से गवाह बने, और ये ट्वीट उनका है। उन्होंने कहा मैं मानहानि का केस करूंगा, और उन्होंने मानहानि के केस किए भी हैं इस तरह के अनर्गल बयान देने के। दूसरी बात, मुकुल रॉय, याद करिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे ना, उसके बाद भी जो उनपे केस चल रहा था सीबीआई का, वो चलता रहा और 2021 में उनपे चार्जशीट फाइल हुई। आपको मालूम है मुकुल रॉय आज कहां है? घमंडिया के भ्रष्टाचारी साथी जो टीएमसी है उसमें आज वो साफ है या भ्रष्टाचारी है? तीसरा, शुभेंदु अधिकारी, ये भी चार्जशीटेड है मई 2021 में सीबीआई द्वारा,
और ये भाजपा में थे तब। आज सवाल ये पूछा जाएगा, क्या सीबीआई दबाव में केस बंद कर रही है या नहीं करी? केस तो चल रहे हैं और चार्जशीट भी है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है अंजना जी, तो न्यायालय उसके बाद तय करता है ट्रायल कैसे चलेगा। ये जानकारी इन लोगों को नहीं है, क्योंकि ये विधि अरेस्ट तो नहीं हो रहे ना, चार्जशीट से क्या होगा? मैं एक बात और कह के, ईडी द्वारा अरेस्ट तो नहीं किए जा रहे ना। कोई नेता अरेस्ट हुआ हो बीजेपी का, हमने मिस कर दिया हो तो बता दीजिए। एक बार पूछताछ नहीं हुई, इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। एक बार पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। गौरव जी जवाब दे दे, गौरव जी से जवाब। हाँ। नहीं, मुझे इसका जवाब देना है अंजना जी। अच्छा, आ रही हूँ पाटिल साहब, आ रही हूँ। देखिए गौरव भटिया ने, अंजना जी जवाब देना है मुझे। शांत कराइए पहले। हाँ दीजिएगा, आप तो जनता को जवाब देने के लिए ही हैं। सुनिए अंजना जी, आपने मुझसे एक बात कही कि कोई अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। भाजपा के नेता यही बात पूछी ना। सबसे पहले आपको कानून की जानकारी दे देता हूं, और मुझे पता है आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपको भी थोड़ी विधिक जानकारी है। अरेस्ट होगी कि नहीं होगी ये तो जांच एजेंसी तय करती है। अभी अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट नहीं हुए, तो ये कोई पार्टी के दबाव में तो कार्य करेगी नहीं जांच एजेंसी। और दूसरी बात, अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोई भ्रष्टाचारी है भाजपा में जिसके खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है, एफआईआर नहीं हो या गिरफ्तारी नहीं कर रही, न्यायालय है कि नहीं है देश में? वही न्यायालय जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। आप भी चले जाइए, क्यों नहीं जाते? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे उनसे कि न्यायालय जाके क्यों नहीं याचिका लगाते कि ये घोटाला हुआ है, भाजपा का फलाना नेता इसमें संलिप्त है और उसकी गिरफ्तारी करी जाए? क्या ये उचित तर्क नहीं है? यहाँ पे चैनल पे बैठ के तर्क खेलना कहाँ की जो है खूबी है। और मैंने जो सवाल किया, आप एक समन आज तक दिखाइए जिसमें ये लिखा हो कि तुम विटनेस हो या तुम एक्यूज हो। ईडी के समन की बात कर रहा हूं, और उसके बाद ये बताया जाए कि कन्वीनर हो या सीएम हो, इसलिए बुलाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि वो गैर कानूनी है, न्यायालय जाइए, निरस्त कराइए और फिर आइए आज तक पे। आशुतोष जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना आ रही हूँ, आप दोनों का जवाब लूंगी। एक बार आशुतोष जी को शामिल तो कर लेने दीजिए, वो इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, प्रश्न ये है कि मैसेजिंग कैसी है? ये मैं ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं जाऊंगा, मैं पेशी में जवाब देने नहीं जाऊंगा, मुझे ईडी लिस्ट भेजे सवालों का, मुझे ईडी बताए ईडी के समन में ही तकनीकी खराबी है। क्या ये मैसेजिंग सही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप अनेकों नेताओं पर लगाए? आज जब ऐसे ही आरोप उन पर लग रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से ही तो पाक साफ होकर निकला जा सकता है, या फिर वाकई इसमें साजिश है? देखिए अंजना, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समन्स का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समन में ही ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था, और वहां जाके जो भी पक्ष हो अपना पक्ष रखना चाहिए था। और अगर ईडी को गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें, वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार समन उनको दिया जा चुका है, और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है। तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आए, तो आपने देखा कि अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है डोटासरा उनको बुलाया जा रहा है। आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं
तो वहां महादेव ऐप की बात हो जाती है और फिर जो वहां के मुख्यमंत्री को करीबी को बुलाया जाता है। ये महज इत्तेफाक की बात नहीं है। और तो और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया जा रहा था, शरद पवार को सम्मन दिए जा रहे थे। कश्मीर के चुनाव होते हैं तो सारे नेताओं के पास हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल विच हंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे। सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे हैं विच हंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट करी है, समय कम है वरना मैं पढ़ देता। उन्होंने बात करी मनी ट्रेल की, उन्होंने बात करी 350 करोड़ रुपए का घाटा वित्त कोष को हुआ है, और यहां बैठ के विच हंट की बात कर रहे हैं। भजन लाल का एक केस है, आशुतोष जी पढ़ते लिखते हैं आप, कभी कभी थोड़ा पढ़िएगा। राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला होता है ना, तो आप न्यायालय जाके उसको निरस्त करा सकते हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहां रखता कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं अंजना जी चुनाव पास है, तो क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि चुनाव पास हो तो ईडी जो है वो अपना काम ना करे, सीबीआई अपना काम ना करे? आप ये बताइए, 2 महीने पहले आया था समन अरविंद केजरीवाल को, चले जाते तभी तो लोकसभा चुनाव तो तब 7 महीने दूर थे। जब आपने 2 बार समन का पालन नहीं किया, अब तो आपको कोई हक नहीं है आप ये कहे कि ये वाले चुनाव पास है। और दूसरी बात, एक और बात आपको विधिक बताऊं अंजना जी, ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल आके रोना गाना करते हैं कि मैं सीबीआई के सामने गया, ईडी में एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है अगर किसी भी और कानून में है, और ईडी के शेड्यूल में है कानून में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आप एक और जो है ECIR दर्ज करते हैं, एक और मामला दर्ज करते हैं। ये कोई व्यक्ति आरोपी हो, दोषी हो, या कोई व्यक्ति जो गवाह भी हो, नहीं कह सकता कि मैं सीबीआई के सामने गया था इसलिए मैं ईडी के सामने नहीं आऊंगा। इतनी जानकारी नहीं है इस मुख्यमंत्री को, जिसको संविधान पढ़ना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, एक शेर आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने है, बाग तो सारा जाने है। ऐसे ही आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात आई, बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार तुम्हारा जाने है, जाने न जाने केजरीवाल ही न जाने, भारत तो सारा जाने। भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी कोई पैदा नहीं हुआ है, और इसीलिए उसको न्यायालय से उनके पार्टी के जो नेता है बेल। ठीक है आशुतोष को एक पॉइंट, आशुतोष जी अपना पॉइंट जल्दी से बोले। आशुतोष नहीं, मैं गौरव भाटिया को मानता हूं कि ये सीनियर वकील हैं और शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट जुलाई 2022 में डिलीवर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने केस को रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पीएमएलए के मामले में जो केस था उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस खानविलकर, जस्टिस कुमार और जस्टिस माहेश्वरी के रिव्यू हो गया आशुतोष जी, रिव्यू हो गया। गौरव भाटिया, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं हाल हमारा जाने है, नहीं, मैंने आपको अरे आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए आप बोलिए। अगर आप पर्सनल कमेंट करें इस डिबेट से भागना पड़ेगा। ठीक है, बात तो आप आपस में बात मत कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। गौरव जी आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज नीचे प्लीज। आशुतोष जी प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड बात करें, मत पर्सनल कमेंट में उलझें। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, वो अब नहीं बोल रहे। हो गया, चलिए जवाब, बेशर्मी से जवाब दिया। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें दलील के साथ। हाँ, तो गौरव भाटिया को शायद कानून की जानकारी इस बात की होगी क्योंकि वो वरिष्ठ वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपने केस को का रिव्यू करती है। ये रिव्यू कर रही, ये इस बात का अपने आप में संज्ञान है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, और ये इस गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसकी रिव्यू कर रहा है। गौरव भाटिया उसको नहीं जानना चाहते तो गौरव भाटिया की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अब ये वो बेहतर दे देता हूं। नहीं, आशुतोष जी ने अच्छी बात कही, छोटा सा जवाब जल्दी से। आशुतोष जी, ये आपके लिए भी है ज्ञानवर्धन, आपका भी ज्ञानवर्धन करेगा। आपने मदन लाल चौधरी का जो केस कहा है, रिव्यू कम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन रिव्यू होने के बाद अगर सेट असाइड होता है ना जब जजमेंट,
तब वो देश का कानून नहीं रहता है, और जो नया जजमेंट आता है रिव्यू में वो कानून हो जाता है। और अभी जो आप कह रहे हैं वहां सेटिसाइड नहीं किया गया है जजमेंट को, इसलिए कानून तो वही रहेगा जो पहले जजमेंट आया था। दूसरी बात आपको बता दूं, एक रिव्यू और है। जब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पे सीबीआई की जांच हुई थी, और आपको मालूम है रिव्यू पिटीशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच थी उसको रद्द किया था डिंपल यादव पे और प्रतीक यादव पे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुरुपयोग तब होता था जब पिंजरे का तोता बनाया हुआ था। इधर चुनौती देता हूं, 10 साल में एक निर्णय बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि मोदी जी की सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का। चुनौती है मेरी आशुतोष जी आपसे। गौरव भाटिया जी, उस वक्त आप समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तर्क नहीं है, आप समाजवादी पार्टी में थे। आप कहाँ थे मैं फिर याद दिलाऊं? आप पत्रकार होके अपना टिकट मांग रहे थे, आप पत्रकार होके दलाली कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं, मैं याद दिलाता हूं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे, मैं याद दिलाऊं आपको। बड़ा दलाल कौन है? चलिए ठीक है, चलिए अब हो गया। ये आवाज दोनों की काटिए, दोनों की आवाज काट दीजिए। वापस टॉपिक पर आते हैं। जैस्मिन शाह साहब, इल्लीगल लिकर स्कैम, उसका सच सामने क्यों ना आए? क्यों ना सच सामने आए? क्यों ना जांच की प्रक्रिया से गुजर कर सच सामने आए? इल्लीगल माइनिंग स्कैम, ये सच्चाई है। 100 करोड़ के आसपास रिकवरी का दावा है झारखंड से ईडी का। चाहे वो लिकर स्कैम हो, आप बार बार कहते हैं रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से आउटराइट कोर्ट बेल डिनाई कर रहा है। अरे कानून की प्रक्रिया का पालन करके आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, ये समझाइए ना। अंजना जी, मुझे हंसी आ रही है कि जिस केस के ऊपर, ये कथित शराब घोटाले के ऊपर 2 साल से जांच चल रही है, तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेतागण अपीयर हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है, कुछ 50,000 पन्नों से ज्यादा चार्जशीटें फाइल हो चुकी है, और आप यहां पे कह रही हैं कि जांच नहीं होने दे रहे हैं। जांच हम नहीं होने दे रहे हैं अंजना जी, या जांच ये लोग नहीं होने दे रहे हैं छगन भुजबल के ऊपर, नारायण? मैंने एक सवाल रखा था कि आप मुझे 2023 में ऐसे 3 या 5 बड़े नेता भाजपा के बता दीजिए जिनको केवल समन्स भेजा गया हो। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, चार्जशीट, एक ऐसा नेता नहीं है जिनको समन्स भी भेजा जाता है। और भूल जाइए भाजपा के नेता जो पुराने दागी नेता थे दूसरी पार्टियों के, जिन्होंने आपने मतलब रेड कारपेट डाल के मोदी जी ने उनका स्वागत किया, उनके ऊपर भी आपने समन्स तक नहीं भेजा। गौरव भाटिया चुप है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मैं आज भी वापस कह रहा हूं कि हम हर इन्वेस्टिगेशन का स्वागत करते हैं। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं, विच हंटिंग चल रही है। 1 रुपए तक की अगर रिकवरी नहीं हुई तो ये फैक्ट है अंजना जी, इसको हल्के नहीं लिया जाए। इनके जो बड़े बड़े नेता है, उनके जो एविडेंसेस हैं, पैसे कलेक्ट हुए हैं, स्टिंग वीडियोस हैं, अक्यूजेस ने उनके नाम दिए, लेकिन वहां तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो मतलब ये साफ है कि आपको केवल और केवल एक अपना पॉलिटिकल पर्पस सर्व करना है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अगर आज मोदी जी किसी नेता से डरते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से हैं, और इसलिए आज हम देख रहे हैं। देखिए, अंतिम में आपने बेल का सवाल उठाया अंजना जी, ये अहम सवाल है। पीएमएलए में जो 2019 में कई सारे संशोधन किए गए हैं, सबसे बड़ा संशोधन किया गया कि आज देश में एक कानून है जहां पे बेल मिलना लगभग असंभव है, वो पीएमएलए है। क्यों? क्योंकि यहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की जो एक प्रिंसिपल चलता है पूरे लीगल सिस्टम में, वो यहां पे लागू नहीं होता। यहां पे यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी क्यों एक भी केस बीजेपी के ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर करता तो आधी से ज्यादा बीजेपी आज जेल के अंदर होती। 95% केस विपक्ष पे हो रहे हैं। बच्चा हंस रहा है आज बीजेपी के ऊपर कि आपके पास कोई मुंह नहीं है, आपके पास कोई फेस नहीं है, ये बताने के लिए कि हम भ्रष्टाचार से लड़े हैं। आज देश की सबसे बेशर्म और भ्रष्टाचारी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को स्वागत करती है कि आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए, ईडी और सीबीआई आपको पीछे नहीं जाएगी, आपको चैन की नींद आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके एक बड़े नेता थे महाराष्ट्र के जो बीजेपी में शामिल होने के बाद कह रहे हैं अब मुझे चैन की नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। तो इन सारे सवालों का भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। सवाल पूछना बहुत आसान है। आपके दामन में जितने कलंक है, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी के दामन में इतने कलंक नहीं है। एक बार अतुल जी बोल रहे हैं, उसके बाद गौरव जी जवाब दीजिएगा। अतुल जी, अब आपकी बारी है।
उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं और ये सच है अपेक्षा कि करता हूं 2013 में 13-14 में जो भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप आप लोगों पर चिपका जिससे अभी तक निकल पाना मुश्किल है और उसमें बहुत बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का था। बीजेपी ने तो बस उस जमीन का फायदा उठाया था। अंजना जी, ये बदतमीज प्रवक्ता है, इसको बदतमीजी की भाषा में ही मैं जवाब दूंगा। ये वो गद्दार पार्टी का प्रवक्ता है जिस गद्दार पार्टी ने कारगिल के शहीदों के ताबूतों में भी भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने आम आदमी के पैसे यूटीआई में चबा गए, ये लोग दबा गए, खा गए। ऐसी बेशरम और गद्दार और बेईमान पार्टी भाजपा का ये प्रवक्ता है। मैं आपको बता दूं, आपने कहा 2G के आरोप हुए थे, 2G के आरोपों में एक्शन ली गई और कांग्रेस पार्टी में जब जब आरोप हुए तब इस्तीफे हुए, लोगों को कानून के सामने खड़ा किया गया। और जब येदियुरप्पा पे ऐसी बात हुई थी तो गडकरी तब के अध्यक्ष हुआ करते थे। गडकरी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि भ्रष्टाचार के आरोप हो जाएंगे या लोकायुक्त ने सिद्ध कर दिया तो उनको पार्टी से निकाल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि कोई एक्शन लेंगे भ्रष्टाचार पे। हम कोई एक्शन नहीं लेते। उस वक्त सुषमा स्वराज भी थी। तो ये बात मैं बता दूं कि हेराल्ड की केस 2016 में तो डिप्टी डायरेक्टर ईडी ने बंद कर दी थी, फिर से खोली। हम सामने गए, 55 घंटे की इंक्वायरी इन्होंने की। इनको कुछ मिला नहीं है केवल बदनामी करने के सिवाय और आरोप लगाने के सिवाय। 2G के आरोप में सारी एक्शंस हुई, सारी कार्रवाइयां हुई। जज कहता है मैं यहां 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी कभी नहीं लाया। ये उस गद्दार पार्टी के लोग हैं जो पीएम केयर्स के प्रधानमंत्री देश के पीएम केयर्स का हिसाब नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? आपने लोगों का पैसा लिया है, पीएसयू के कंपनी का पैसा लिया है, क्यों डरते हो आप? क्यों नहीं जाती ईडी वहां पर? और इस बदतमीज प्रवक्ता ने इसका भी जवाब नहीं दिया। गौरव जी जवाब दीजिए, स्पेसिफिक उन्होंने सवाल पूछे आपसे 5, जवाब दीजिए। बिल्कुल स्पेसिफिक। मैं समझता हूं मैं ही अकेला प्रवक्ता हूं। छोटा जवाब, टाइम कम है थोड़ा। जवाब हर प्रश्न का दे रहा हूं। धन्यवाद, मैं प्रयास करूंगा। अंजना जी, सबसे पहले कहा बेल नहीं होती है। आपको मालूम है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक मैं ऑर्डर लेके बैठा हूं, पीएमएलए में बेल हुई है, लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है? पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के, बेल हुई है। और ऐसे तमाम मुकदमे हैं, मैं पूरी लिस्ट गिनवा देता बट क्योंकि समय कम है इसलिए नहीं गिनवा रहा। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं भ्रष्टाचारी, उनके वकील भी लग रहा है ठीक सलाह नहीं दे रहे। वो भी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल अंदर जाएं, वरना न्यायालय जाते और निरस्त कराते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा 1 रुपया नहीं मिला। हाँ। अरे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रुपया कहा गया। 7% जो कमीशन बढ़ाई है एक्सेस, 338 करोड़ रुपए का लगता है कि प्रथम दृष्टया स्कैम हुआ है। प्रथम दृष्टया, क्योंकि ईडी को बताना तो होगा ही कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। बहरहाल यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा, इसलिए मैं रोक रही हूं आप सभी को। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के कुछ तस्वीरें पेश की है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए आज तक। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।